गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करी थी। आज हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए अध्ययन करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में, दक्षिण और पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जबकि महलवाड़ी उत्तर भारत में और मुख्य रूप से पंजाब में और मध्य भारत में तथा सेंट्रल प्रोविंसेस में लागू की गई थी। जब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे को दक्षिण और पश्चिमी भारत की अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थतंत्र कैसा था, इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तभी आप लोग इस भू राजस्व व्यवस्था को किस लिए एक अलग फॉर्म में लागू किया गया, यानी कि कहाँ तो हम महलवाड़ी की बात कर रहे हैं या स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक नई व्यवस्था को क्यों लागू किया गया। 18वीं सदी में हम पश्चिम और दक्षिण भारत की आर्थिक संरचना की बात करें तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि केंद्रीय मुगल सत्ता की दुर्बलता का फ़ायदा उठाकर संपूर्ण भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था। दक्षिण और पश्चिम भारत में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में मराठों का उदय हुआ था और दक्षिण में निज़ामुल मुल्क का, और सुदूर दक्षिण में जाते हैं तो मैसूर में हिंदू राजा को अपदस्थ करके हैदर अली ने अपनी सत्ता मैसूर में स्थापित करी थी। तो इन नई क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने से और मुग़ल साम्राज्य के विघटन होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत आघात तो पहुंचा था, और परिवर्तन जो आने शुरू हुए थे वे ये थे कि उद्योग और व्यापार जो था वह अब क्षेत्रीय होने लगा था। और सामान्य रूप से हम देखें तो भारत के सभी भागों में कुछ ना कुछ इन उद्योग, व्यापार धंधों और कृषि में या आर्थिक संरचना में अवनति आई थी। परंतु तपन राय चौधरी का यह मत है, वे कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन होने से हानि तो हुई, मगर इन नवोदित राज्यों ने अपने क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों और व्यापार के नए केंद्रों से राज्य की समृद्धि पुनः हासिल कर ली थी, और पतन से हुई हानि को उन्होंने कुछ सीमा तक पूर्ति भी कर ली थी। दक्षिण में हैदर अली और कर्नाटक युद्धों के बावजूद भी दक्षिण के उद्योगों में और निर्यात में कोई कमी नहीं आई थी। वहीं हैदराबाद के निज़ामों के शासन में भी वहाँ के प्रदेशों की अर्थव्यवस्था का पतन नहीं हुआ था। अब हम प्राक ब्रिटिश काल में दक्षिण की भू व्यवस्था देखें तो मुख्य रूप से वहाँ पर जागीरी व्यवस्था का प्रचलन था, जिसमें राजा के द्वारा अनेक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को जागीरें दी गई थी। ये जिनको भी जागीर मिलती थी वे पॉलीगर कहलाते थे, यानी कि ये जमींदार ही हुआ करते थे जिनको जागीर दी जाती थी और वे पॉलीगर के नाम से जाने जाते थे। कुछ जमींदारों को इनाम में भूमि यानी कि जागीर दी जाती थी, और कुछ लोगों को माफ़ी की ज़मीन, मिरासदार मुख्य रूप से इसमें आते हैं कि कुछ मिरासदारों को माफ़ी की ज़मीन दी जाती थी। ये माफ़ी की ज़मीन, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, माफ़ी यानी कि कर से माफ़ी दी जाती थी, ये कर मुक्त ज़मीन होती थी। इस प्रकार राज्य की भूमि का काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल जागीरदारों के पास में था, जिस पर राज्य का अधिकार नहीं था, और राजा इन्हें भूस्वामी नहीं मानता था, वरन उस क्षेत्र की संप्रभु शक्ति, या उनको आप एक तरह से क्षेत्रीय राजा कह सकते हैं, या मांडलिक राजा, जो कि एक टर्म है और साउथ इंडिया में फेमस है, मांडलिक राजा के सदृश इसको माना जाता था।
भूमि पर अधिकार कृषकों का तो था, और जब तक वे राज्य को लगान अदा करते थे तब तक वह अधिकार कृषकों के पास में रहता था। परंतु भूमि के स्वत्व या स्वामित्व जैसी कोई भी प्रथा उस समय लागू नहीं थी। जो भूमि राजा या राज्य के द्वारा कृषकों को दे दी जाती थी, या मांडलिक राजा जो कृषकों को देता था, वह उस भूमि पर वह उत्पादन करता था, फसल लगाता था, और उसका नियमित लगान वह राज्य को दिया करता था। परंतु स्वामित्व, हम ये कहें कि उस भूमि पर कृषक का स्वामित्व था, तो ऐसी कोई भी प्रथा वहाँ पर उस समय प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार के समय वहाँ पर हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में अलग अलग भू व्यवस्थाएँ प्रचलन में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1750 में मद्रास, 1765 में विशाखापट्टनम, गंजम, कृष्णा और गोदावरी नदी के प्रदेशों पर व उत्तरी सरकार पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन भू व्यवस्था में परिवर्तन 18वीं सदी के अंत में ही जाकर के किया था। 1783 में कंपनी ने लगान बढ़ाए जाने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसने मद्रास की रिपोर्ट भी उन्हें प्रस्तुत की थी। यह हम वो बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं जिसके आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था कैसे लागू हुई, यह उसका प्रोसीजर है। तो 18वीं सदी में जब एक कमेटी का गठन किया गया, तो उसने मद्रास में जो स्थिति थी भू व्यवस्था की, उसकी एक रिपोर्ट उसने दी थी, जिसके अनुसार वहाँ पर 2 प्रकार की ज़मीनें थीं। पहला, जमींदारों के स्वामित्व में, और दूसरा राज्य के अधिकार में। यानी कि जो राज्य के अधिकार में होती थी उसको हम हैबली भूमि, जो कि डॉक्यूमेंट्स में हमें लिखा हुआ मिला है, वह हैबली भूमि कहलाती थी, जो मद्रास के आसपास तक सीमित थी। जमींदारों की भूमि पर राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। अतएव अब कंपनी के लिए यह समस्या हो गई थी कि वह लगान वसूली का कार्य किसको दे, क्योंकि इतने अधिक भूस्वामियों की श्रेणियां थीं वहाँ पर। उसके कारण से लगान किसको दे, यह कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए कंपनी चाहती थी कि एक ही तरह के भूस्वामियों को से वह लगान वसूले। तो इस प्रकार मद्रास में जमींदारों की ही बहुत सारी श्रेणियां थीं, और इन श्रेणियों में इतने सारे जमींदार होने के कारण किस से भूमि का लगान वसूल किया जाए या किसको यह अधिकार दिया जाए, यह एक समस्या बनी हुई थी। पश्चिमी भारत में मराठा क्षेत्र मुख्य था, जो 1818 में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में संधि हो जाने के पश्चात अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था, और इसे अब बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना लिया गया था। इस विशाल क्षेत्र में अहमदनगर, पूना, कोल्हापुर, रत्नागिरी, गायकवाड़ का गुजरात का प्रदेश, ये सारी भू क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अब ले लिया गया था। मराठा संघ के अंतर्गत भू व्यवस्था का बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्वरूप था। मराठा संघ के राजा अपने प्रदेश में नीलामी और ठेकेदारी की प्रथा पर भू व्यवस्था वसूल किया करते थे। नीलामी की प्रथा में, या नीलामी जब भी होती थी, उसमें भाग लेने का अधिकार सिर्फ मराठा सरदारों को ही प्राप्त था। ये ठेकेदार लगान वसूली के अपने अधिकार को परगनों के वंशानुगत प्रधान, यानी
ठेकेदारी जो लगान वसूलने का कार्य जो ठेकेदारी पर होता था वह निश्चित था कि किसको देना है। और यह जो परगने होते थे उसके प्रधान जो होते थे और जो वंशानुगत चले आ रहे हैं उन प्रधानों को, जिन्हें कि देसाई कहा जाता था, उनको एक निश्चित रकम के बदले में सौंप दी जाती थी, यानी कि ठेका उनको दे दिया जाता था। देसाई भू राजस्व वसूली का अधिकार आगे गांव को दे दिया करता, गांव के मुखिया को दे दिया करता था। और गांव का मुखिया पटेल था। पटेल, जिसे पाटिल भी मराठा में कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि परगने में अधिकार जो था वह अलग देसाइयों के पास में था। देसाइयों ने उस भू राजस्व वसूली का अधिकार गांव के मुखिया को दे दिया था जो पाटिल होते थे। अब गांव के मुखिया जो था वह कृषकों से लगान वसूल किया करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान और सरकार के मध्य बहुत लंबी एक कड़ी थी या कई मध्यस्थ हुआ करते थे, जिसके माध्यम से ये लगान राज्य के पास में पहुंचा करता था। प्रत्येक मध्यस्थ को, मतलब जो भी व्यक्ति लगान वसूली का कार्य करता था, उस मध्यस्थ को साहूकारों से गारंटी दिलानी पड़ती थी। ये साहूकार गांव के महाजन हुआ करते थे और यह जो गारंटी होती थी लगभग उसका 25% रकम वे मध्यस्थों से कमीशन के रूप में लिया करते थे। मतलब ये जो साहूकार थे वे 25% रकम उनसे लिया करते थे और ये गारंटर मनौतीदार के नाम से जाने जाते थे। जो गारंटी दे रहे थे, साहूकार जो थे वे गारंटी देते थे कि भाई लगान वसूल कर लिया जाएगा और निश्चित लगान राज्य के पास में पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये गारंटर जो हैं वे मराठा में मनौतीदार के नाम से जाने जाते थे। इन सब के बीच में भूमि पर जोत का अधिकार, यानी कि जुताई का अधिकार जो था वह कृषक के पास में या किसानों के पास में ही होता था। परंतु मराठा क्षेत्र में हम देखते हैं कि भू राजस्व की कोई निश्चित रकम नहीं थी, कोई निश्चित लगान नहीं था। नीलामी में लगाई गई बोली ही राजस्व का आधार बनती थी। जो भी अधिक से अधिक बोली लगा देता था उसे ही राजस्व का अधिकार दिया जाता था, राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था या मनौतीदार नियुक्त कर दिया जाता था। और इन सब का भार जो था वह कृषकों पर ही पड़ता था। वह तो अधिक बोली लगा देता था ताकि उसको मिल जाए उस क्षेत्र का अधिकार राजस्व वसूलने का, पर वह अपनी तरफ से राजस्व नहीं देता था, बल्कि इसका अधिकार या इसका बोझ जो था वह किसानों पर ही आता था। राज्य की ओर से कृषि व्यवस्था की देखरेख के लिए केंद्र में देशमुख होते थे, परगनों में देसाई होते थे, गांव में पाटिल होते थे। ये भू व्यवस्था की एक कड़ी थी। राज्य की ओर से इनामी और माफ़ी की ज़मीन भी दी जाती थी, यानी युद्ध के समय में या कोई अच्छे कार्य करने के लिए या सेवा के बदले में इनाम के रूप में भूमि दे दी जाती थी। यह इनामी भूमि पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, यह कर मुक्त होती थी। इसी तरह से माफ़ी की ज़मीनें भी दी जाती थी और ये माफ़ी की ज़मीनें कभी पाटिल को दी जाती थी, कभी किसी देवालय को दी जाती थी या सामंतों को दी जाती थी। तो इस प्रकार से इन भूमियों पर भी किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था और इनामी और माफ़ी की जो भूमि होती थी उसको मराठा में बरखाली कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज जब दक्षिण भारत में पहुँचे तो उनके सामने भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन का विषय
काफ़ी समय तक विचाराधीन ही बना रहा, क्योंकि सब जगह अलग अलग व्यवस्थाएं थीं और बहुत सारे जमींदार वर्ग थे, कहीं पे बिचौलिया थे, कहीं पर ठेकेदारी और नीलामी की व्यवस्था थी। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से और कैसा भू राजस्व व्यवस्था लागू करी जाए, इस पर ही विचार विमर्श काफ़ी समय तक चलता रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी में कोशिश की गई 1800 ईस्वी में कि वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, परंतु वह सफल नहीं रही थी। शेष प्रदेश में 1808 और 9 में गांव के साथ में सामूहिक लगान व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। सामूहिक लगान व्यवस्था जैसे जो कि महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई थी, उसको भी लागू करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी, परंतु दक्षिण भारत के इलाकों में भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व थे, अतः सरकार किसी एक के साथ में समझौता ही नहीं कर पाई थी। और जबकि वो चाहती थी कि किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के साथ में यह समझौता करा जाए ताकि उसी को ही लगान वसूली का अधिकार दिया जा सके। इसके अतिरिक्त मद्रास प्रेसिडेंसी में एक समस्या और थी कि वहाँ तालुकेदार जैसे बड़े बड़े जमींदार नहीं थे जिससे कंपनी वहाँ पर समझौता कर पाती। पूर्व में वहाँ पर सामुदायिक व्यवस्था प्रचलित थी, जिससे कंपनी को यह आशा थी कि यह पद्धति सफल होगी, पर भू राजस्व की व्यवस्था इतनी ज़्यादा रखी गई थी कि कोई गांव कई वर्षों तक उसको चुकाने में सफल नहीं हो पाया था। तो उन्होंने ग्रुप के साथ में या एक समुदाय के साथ में भी यह समझौता करने की कोशिश करी थी कि विभिन्न व्यक्ति मिलकर के या गांव मिलकर के लगान को जमा करा सकें, परंतु उनकी यह व्यवस्था भी फेल ही गई थी। ऐसी स्थिति में अब सरकार के पास में समझौता करना, कृषकों के साथ में पर्सनली समझौता करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रह गया था। थॉमस मुनरो और रीड का मत था कि प्रत्येक किसान से पृथक रूप से लगान निश्चित करने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी और ज्यों-ज्यों कृषि का विस्तार होगा त्यों-त्यों सरकार को लाभ होगा। प्रारंभ में 1792 में कंपनी ने पॉलीगरों और जमींदारों के और अन्य व्यक्तियों के साथ में समझौता करके भूमि की नाप, भू राजस्व व्यवस्था का आकलन और भू स्वामी से सीधे लगान वसूली करने का कार्य आरंभ किया भी था। 1792 से 1801 के बीच में बड़ा लंबा चौड़ा विचार विमर्श चला और इसके पश्चात 1801 में कोयंबटूर, मद्रास, मलाबार, कैनरा, कुडुपा, बेलारी और कर्नूल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। लगभग सभी जमींदारों की भूमि को अपने कब्जे में ले करके परंपरागत व्यवस्था जो जमींदारी की चली आ रही थी उसको अब बदल दिया गया था और किसानों से डायरेक्ट ही समझौते किए गए थे। महाराष्ट्र में यह कार्य एल्फिंस्टन और चैपलिन के द्वारा किया गया था। उन्होंने देखा कि प्राक ब्रिटिश काल में जो प्रचलित ठेकेदारी की व्यवस्था थी और कृषकों से जो बिगाड़ ली जा रही थी वह व्यवस्था उनको अब कृषकों के पक्ष में अच्छी नहीं लगी थी, परंतु वे गांव के पाटिलों के और मिरासदारों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखना चाहते थे। अगर अंग्रेज ग्राम समुदायों के साथ में कोई समझौता करते थे तो इससे धनी कृषकों का प्रभाव बढ़ जाता था।
पाटिलों और मिरासदारों ने अपने क्षेत्र में राजस्व अधिकारियों को मनमाना लगान वसूल करने का अधिकार दे रखा था, छूट दे रखी थी उन्होंने। तो उन पर भी यह एक प्रतिबंध हो जाता अगर अंग्रेज ग्राम समुदायों के साथ में समझौता कर लेते। फिर भी एल्फिंस्टन ने अहमदनगर, धरवाड़ आदि इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को इसीलिए लागू किया। पूना में ग्राम का जो मुखिया था उसके साथ में भू राजस्व व्यवस्था की रकम जो थी वह तय की गई थी, परंतु इससे पहले प्रत्येक किसान के द्वारा दिए जाने वाले लगान की रकम का भी आकलन किया गया था, क्योंकि अगर वे जमींदारों के साथ में करते हैं तो ऐसी स्थिति में जमींदार क्या लगान दे पाएंगे और कितना दे पाएंगे इसके बारे में वो निश्चित नहीं थे। दूसरा, बंगाल में जो जमींदारी व्यवस्था लागू करी थी और मद्रास में जो व्यवस्था अब लागू करी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके अभी स्पष्ट परिणाम भी सामने नहीं आ पाए थे। गुजरात में गायकवाड़ प्रदेश जो था उसमें भी 2 श्रेणियाँ विभक्त थीं, यानी भू राजस्व के आधार पर 2 श्रेणियों में गांव विभक्त था, मेवासी और रास्ती। हम इस बारे में नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में मुश्किल होगी। थैंक यू।